हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको हिंदी शिक्षण विधियाँ पढ़ाऊंगी। आइए करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, भाषा के मुख्य कौशल है। इसका मतलब क्या है कि भाषा के जो मुख्य कौशल कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1 लिखना व सुनना। ऑप्शन नंबर दूसरा है पढ़ना। ऑप्शन नंबर तीसरा है बोलना। और ऑप्शन नंबर जो 4 है उपयुक्त सभी है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि देखो भाषा के जो होते हैं 4 कौशल होते हैं। देखो सबसे पहले जो कौशल होता है वो होता है सुनना। अगर जब तक बच्चा किसी भी बात को अगर सुनेगा नहीं ना तो फिर दूसरे में क्या है वो बोलेगा नहीं। जब तक सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं, और जब तक वो बोलेगा नहीं तो तब तक वो पढ़ेगा नहीं, और जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक वो लिखेगा नहीं। तो ये 4 कौशल होते हैं भाषा के। और क्या है, ये चारों ही कौशल जो है क्रम से होते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे है ना सुन नहीं सकते होते हैं ना, तो वो बच्चे बोलते भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ सुना ही नहीं है। तो बोलेंगे कैसे वो बच्चे? और जब वो बोलेंगे ही नहीं तो वो पढ़ेंगे कैसे? और ना जब वो पढ़ेंगे ही नहीं तो वो लिखेंगे कैसे अपने भावों को? तो इसलिए भाषा के 4 कौशल होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसलिए उसका जो ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो बच्चे को आप भाषा की जो शिक्षा दोगे वो कौन सा माध्यम होना चाहिए कि जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीख सके, और वो सीखते हुए बड़ा ही अच्छा अनुभव करे और उसको बहुत खुशी मिले, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो आप कौन सा माध्यम चुनेंगे? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रभाषा। क्या बच्चों को मतलब हम जो हिंदी की भाषा का शिक्षण दें वो राष्ट्रभाषा में देना चाहिए? ऑप्शन नंबर दूसरा है द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा किसे बोलते हैं? दूसरी भाषा। देखो पहली भाषा तो बच्चे की अपनी मातृभाषा होती है जो घर से सीख के आता है। द्वितीय भाषा क्या होती है? वो स्कूल में आके मानक भाषा को सीखता है, तो वो उसकी द्वितीय भाषा होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा किसे बोलते हैं? प्रादेशिक भाषा उसे बोलते हैं जो उस प्रदेश की जिससे जहाँ से वो आया है बच्चा, तो वो कहते हैं उसकी प्रदेश की भाषा होती है। जैसे अगर राजस्थान से आया तो बच्चे की क्या होगी? राजस्थानी की भाषा होगी। अगर उत्तराखंड से आया तो उसकी गढ़वाली होगी, वहीं प्रदेश में ज़्यादा गढ़वाली बोली जाती है, तो वो उसकी वहाँ की भाषा होगी। ऑप्शन नंबर 4 है मातृभाषा। तो मातृभाषा किसे बोलते हैं? मातृभाषा हम उसको बोलते हैं जो बच्चे की घर की होती है, परिवेश की होती है। बच्चा जब घर में होता है उसके जो घर के अंदर जो भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वो बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से आती है, क्योंकि उसके घर में उस वही भाषा उसने सुनी होती है शुरू से, और जो जिस परिवेश में वो रहता है वहाँ पर भी वही भाषा बोली जाती है, तो वो उसकी अपनी मातृभाषा होती है। तो हर एक जब भी बच्चा आता है स्कूल वो अपनी एक मातृभाषा लेके आता है। तो इसलिए हमेशा जो है बच्चों को जो शिक्षा का माध्यम जो हमें देना चाहिए वो हमें ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है, मातृभाषा में ही देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मातृभाषा बच्चे को आती हुई होगी तो क्या है वो स्कूल में आके बहुत ही आसानी से सीखेगा, क्योंकि उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं स्कूल एक अलग जगह पर हूँ, और ना उसको सीखने में कठिनाई नहीं होगी। वो कहेगा ये भाषा तो मतलब मेरे घर में ही बोली जाती है, तो वो ना स्कूल के अंदर बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत अच्छी तरीके से उस भाषा को वो सीखेगा, उसको वो चीज़ आसान लगेगी, क्योंकि मातृभाषा और स्कूल की भाषा जो है उसकी सेम हो रही है बिल्कुल ना, उसको ये नहीं अलग मतलब कठिनाइयों का कोई अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा जो है बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, मातृभाषा का अर्थ है। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं जो बच्चे के परिवेश की होती है, जो उसकी घर की भाषा होती है, वो उसकी अपनी मातृभाषा होती है। और हर एक बच्चे की अपनी मातृभाषा होती है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल आता है तो वो अपनी सिर्फ ना एक मातृभाषा लेके आता है। तो क्योंकि उसके देखो घर के अंदर वही भाषा प्रयोग की हुई होती है, उसके परिवेश में भी वही भाषा होती है, तो उसी भाषा को लेके वो स्कूल आता है। और जब स्कूल में आता है, जब स्कूल के अंदर जब आप एक टीचर बनेंगे तो आप स्कूल के अंदर फिर बच्चों को वर्ण स्वर व्यंजन सब चीज़ सिखाएंगे आप बच्चों को। फिर वहाँ पर क्या है बच्चों को एक मानक भाषा दोगे आप, जिस भाषा का वो प्रयोग करेगा। लेकिन क्या है, अगर मातृभाषा से ही आप सिखाओगे ना तो बच्चा जल्दी सीखेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों को सिखाना। क्योंकि देखो छोटे जो बच्चे होते हैं, प्राइमरी के बच्चे होते हैं, उनको ना स्कूल का जो माहौल होता है वो ऐसा बनाना होता है कि उनको ना घर जैसा ही माहौल लगे, मतलब ये ना लगे, क्योंकि देखो छोटे बच्चे होते हैं पहली क्लास में आते हैं एकदम डरे हुए होते हैं और रोने लग जाते हैं, तो उनको आपको कैसा माहौल देना है? आपको उसको घर कैसा माहौल देना है कि बच्चे को ऐसा लगे कि ऐसे मैं घर में ही हूँ। क्योंकि देखो टीचर्स के साथ वो कितने घुल मिल जाते हैं, और ना टीचर्स के साथ और सारे बच्चों के साथ एक घुल मिलते हैं कि उनको ना बहुत अच्छा लगता है। तो वो स्कूल के अंदर जितने भी समय रहते हैं ना वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम बच्चों को देखो प्राइमरी में वैसे भी हम ना बच्चों को लिखने से ज़्यादा हम उनको ना ओरल सिखाना, प्रैक्टिकली काम करवाना पसंद करते हैं। खेल खेल विधि में हम बच्चों को सिखाते हैं। तो नंबर 1 परिवार की भाषा होती है क्या वो? ऑप्शन नंबर दूसरा है माँ की भाषा होती है।
ऑप्शन नंबर तीसरा है पिता की भाषा होती है, या ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि देखो एक परिवार में ही जो माँ भी होती है, पिता भी होता है, भाई भी हुआ, बहन भी हुआ, भाभी भी हुई, चाचा ताऊ, सब क्या है परिवार के सदस्य होते हैं। तो क्या है वो सारे के सारे एक ही होते हैं, इसलिए क्या है उन सभी का ना जो समावेश है वो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर हो रहा है, क्योंकि ये सब परिवार के अंदर ही आते हैं, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर चौथा, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य है। मतलब क्या है, जो मातृभाषा का जो उद्देश्य होता है वो क्या है, क्यों मातृभाषा में हम बच्चों को शिक्षा देने जाते हैं, और मातृभाषा का क्या उद्देश्य है, हम क्यों चाहते हैं कि बच्चे को ना हम अगर स्कूल में पढ़ाएं तो हम उसकी मातृभाषा से ही पढ़ाएं। तो इसका है ऑप्शन नंबर 1 मानसिक विकास। देखो जब बच्चे को आप ना मातृभाषा से पढ़ाओगे कक्षा के अंदर, तो देखो जो बच्चे की घर के अंदर जो बच्चे ने भाषा का प्रयोग करता है, तो जब स्कूल आता है तो स्कूल के अंदर भी क्या होता है, वही भाषा उसको मिलती है। जब उसको वही भाषा स्कूल के अंदर मिलती है, और देखो उसने घर में कुछ चीज़ सीखी होती है, फिर आप स्कूल के अंदर उसको कुछ ना कुछ स्कूल में नया सिखाते हो आप, फिर वही चीज़ वो घर में सीखता है, तो क्या है उसका क्या है मानसिक विकास होता है। वो नई नई चीज़ों को बहुत जल्दी से सीख लेता है, क्योंकि उसने कुछ चीज़ घर में सीखी होती है, कुछ वो स्कूल में आके सीखता है। तो दोनों को, क्योंकि दोनों जगह पर माहौल जो होता है उसको सेम मिलता है, तो वो क्या है उसका मानसिक विकास होता है। अब जैसे बच्चों को आपने गणित सिखाया, अब आपने बच्चों को कक्षा के अंदर 2+2 सिखाया है, और आपने होमवर्क के लिए उसको दे दिया है 2+3 दे दिया है, लेकिन 2+2 तो उसको पता है 4 होते हैं, और मैम ने हमें कैसे बताए थे कि ना जितने जितने अंक हो उतने ही डंडे लगा लो और फिर आप उसको गिनो। तो आपने ऐसे तरीका सिखाया था, और आपने घर के लिए उसको 2+3 दे दिया है। तो बच्चे का क्या है मानसिक विकास हो रहा है, तो उसको ना कहीं अलग नहीं लग रहा बिल्कुल माहौल, और वो बच्चा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख रहा है। तो इसमें क्या है उसका मानसिक विकास होता है जब हम मातृभाषा में देते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का शरीर का विकास होता है। देखो जब बच्चा जो होता है घर के अंदर होता है, 10 खेल कूद करता है बच्चा घर के अंदर भी, और फिर क्या है स्कूल के अंदर आप उसको ना खेल कूद में ही ना आप उसको बहुत सी चीज़ें सिखाते हो। जैसे गिनती में आप बच्चों को कहते हो चलो एक पंक्ति में खड़े हो जाओ, तो बच्चों को ना खेल में फिर उसके बाद बोलोगे नंबर 5, तो जो 5 नंबर पे होगा कि वो बाहर निकल जाए 4, तो ऐसे बच्चों को पता चलता है कि अरे मेरे मैडम ने क्या कहते हैं कि नंबर बोल रही है, तो उनको क्या गिनती भी याद होगी और वो खेलेंगे भी। तो खेल खेल में ही बच्चों को आप ना पढ़ाओगे भी और खेल भी करवाओगे, तो उसमें क्या है दोनों चीज़ होगी, उसका सारे विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी साथ में होगा। तो क्या है मातृभाषा से ये फ़ायदा होता है कि बच्चे का सारा ही विकास होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास किसे कहते हैं, बुद्धि का विकास होता है बच्चे का। अब आपने जैसे बच्चों से कुछ पूछा, आप बच्चों ने कुछ घर में सीखा है जैसे कि, और कुछ आपने स्कूल के अंदर बच्चों को बताया है कि बच्चों बताओ पेड़ पौधे कहाँ कहाँ हम घर में रखते हैं, तो बच्चे क्या है एकदम ना दिमाग से सोचेगा, तो बच्चे कहेंगे हाँ घर में ना हम घर के अंदर छत पे रखते हैं, हम घर के बाहर हमारा गार्डन है। तो बच्चे का ना बौद्धिक विकास होगा, वो चीज़ों को सोचेगा और फिर आपको उत्तर देगा। तो आपका उद्देश्य क्या है, यही तो करना है आपको, बच्चे की बुद्धि का विकास ही तो करना है। बच्चे सोच के दिमाग लगा के बताएंगे किससे क्या फ़ायदा होता है, पौधे रखने से हमें क्या क्या सब्जियां मिलती है, फिर तो उसका बौद्धिक विकास होगा, तो वो आपको उत्तर देगा। तो क्या है मातृभाषा से आप बोलोगे तो बच्चे को बहुत हर चीज़ आसान लगेगी, तो इसलिए क्या है उसको बौद्धिक विकास होगा। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि केवल है ना इसलिए क्योंकि ना मातृभाषा से ही बच्चों का जो है सारा विकास होता है। क्योंकि एक मातृभाषा ही ऐसा है जो बच्चों को ना आपको ये फील नहीं कराएगी बच्चे को कि ये कहते हैं कि मेरा घर का माहौल और स्कूल का माहौल अलग है। क्योंकि आपको ना बच्चे को बड़ा ऐसा माहौल देना है कि बच्चा ना कि सोचे कि हाँ मुझे ना मतलब स्कूल जाना है, मुझे छुट्टी नहीं करनी है, मुझे रोज़ स्कूल जाना है। क्योंकि ना स्कूल में आप टीचर इतना अच्छा है कि पढ़ाता इतने अच्छे हैं, और उसको ना फील ही नहीं होता, उसको घर से ज़्यादा स्कूल अच्छा लगे। तो आप अच्छा टीचर वही बनता है कि जो बच्चों को ये फील करवाए, क्या कहते हैं कि घर से ज़्यादा अच्छा माहौल स्कूल का होता है, और स्कूल में जाने में वो ना कभी भी ये ना कहे कि मुझे छुट्टी करनी है, वो कहेगा मुझे रोज़ स्कूल जाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5वां, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। मतलब क्या है, जब हम मातृभाषा में बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हम कौन कौन सी शिक्षण की विधियों को यूज़ करते हैं, बच्चे के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं शिक्षण विधियाँ। ऑप्शन नंबर 1 आगमन विधि। आगमन विधि किसे कहते हैं, आगमन विधि हम उसे बोलते हैं जिसमें बच्चा स्वयं से कुछ कार्य करता है, और कार्य करने के बाद वो उसके निष्कर्ष पे पहुंचता है, और फिर वो नियम बनता है।
तो उसको बोलते हैं आगमन विधि। जैसे कि आपने ना बच्चों को ना, अब आपको बच्चों को समझ लो अल्फ़ाबेट सिखाने हैं, आपको ए से लेकर जेड तक बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाने हैं। तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको कार्ड जो होते हैं जिस पे ए बी सी डी वगैरह लिखे हुए होते हैं, आपने उसको ना ए से लेकर जेड तक के कार्ड दे दिया और उसको बाद कहा है कि आपने बच्चे से बोला है कि आप उसको जोड़ो। तो बच्चा क्या है, खुद से कर रहा है कि पहले ए के बाद बी आता है, फिर बी के बाद सी आता है। अब उसके अंदर ना समझ लो वो कार्ड जोड़ जोड़ के ना कोई एक शेप बन रही है स्क्वायर की या कोई सर्कल की शेप बन रही है। तो बच्चा अपने दिमाग लगा लगा के ना वो जोड़ रहा है उससे। अब वो जोड़ जोड़ के बच्चे ने ए से लेके जेड तक बना ली, अपने आप उसने स्वयं में जोड़ा है। आप उसको अल्फ़ाबेट आपने पहले सिखा दिए थे और मतलब आपने उसको बता दिया, लेकिन क्या है वो कर खुद रहा है, वो कर खुद रहा है, आपने उसकी कोई मदद नहीं करी, वो खुद कर रहा है। वो खुद जोड़ जोड़ के अल्फ़ाबेट से उसने ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट भी लिख ली है और उसका क्या है एक ना मतलब ना जो बनना था ना डिज़ाइन, उसका जो सर्कल बनना था वो भी बना लिया उसने। उसके बाद क्या है, अब उसका वो नियम बन गया है। क्यों? क्योंकि ना उसने पहले स्वयं से खुद किया, सीखा और उसके बाद वो नियम बना। तो उसी क्या बोलते हैं हम, आगमन विधि। तो उसके अंदर बच्चा स्वयं से करता है। तो ये विधि जो होती है सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए लाभकारी होती है, क्योंकि ये इसी विधि से ही बच्चों को सिखाया जाता है। क्योंकि हमें ना मेन बच्चों को सिखाना है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ को रटवानी नहीं है प्राइमरी के अंदर, हमें सिर्फ सिखानी है, क्योंकि हमें बच्चे का विकास करना है। ऑप्शन नंबर दूसरा है निगमन विधि। निगमन विधि किसे कहते हैं? निगमन विधि वो उसे बोलते हैं जिसमें ना बच्चों को हम पहले नियम बता देते हैं। जैसे आपने गणित में देखा होगा, पहले हम सूत्र बता देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये है। तो फिर क्या होता है, बच्चों को क्वेश्चन देते हैं, तो बच्चे को फॉर्मूला तो पता चल गया, उसी के हिसाब से बच्चा क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो वो क्या होती है, वो निगमन विधि होती है। उसके अंदर बच्चों को आप पहले ही सब बता रहे हो और उसके बाद कह रहे हो आप खुद करो उस चीज़ के लिए। ऑप्शन नंबर तीसरा है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि कैसे कहते हैं? अनुकरण विधि उसे कहते हैं जब बच्चा सामने वाले को देखकर उससे सीख कर वही सेम अनुकरण करता है। जैसे आप कक्षा के अंदर बच्चे को पढ़ा रहे हो, आपने बच्चे को बताया है कि ना क्या कहते हैं कि पानी का रंग कितना नीला होता है या सफ़ेद होता है, आप उसको पानी के बारे में बता रहे हो। तो आप बच्चों को बता रहे हो कि देखो घर का पानी को अगर हाथ पे लोगे तो कैसा होगा, आप समंदर का में जाओगे तो उसका रंग कैसा दिखता है, नदियों में कैसा रंग पानी का दिखता है और तालाबों का रंग पानी का रंग कैसा दिखता है। तो आप बच्चों को वो चीज़ अनु करके बता रहे हो और फिर बच्चा क्या है आपको देख रहा है और आपसे बिल्कुल सीख रहा है। फिर उसके बाद जब आप बच्चे से पूछते हो तो वो क्या कर रहा है, वही चीज़ आपको बच्चा सेम बता रहा है, क्योंकि उसने आपको अनुकरण किया था और जैसा आपने किया वैसे ही सेम आपको बता रहा है। और छोटे जो बच्चे होते हैं वो केवल सबसे ज़्यादा जो ना अनुकरण विधि से सीखते हैं। क्यों? जब आप कक्षा के अंदर बच्चे हाव भाव से आप बच्चों को पढ़ाते हो, आप ना जैसे आपने पुस्तक में ना आपने बच्चों को बताया कि ना जब आप कोई कविता पढ़ाते हो तो आप बच्चों को बताते हो कि ना छोटे राजा यहाँ आए, आपने बच्चों को मतलब एक भाव भाव से पढ़ाया, तो बच्चा भी वही अनुकरण करता है, फिर बच्चा भी वैसे ही बोलता है, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरी जो टीचर है जैसा कर रही है वैसे ही करना है। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को देखा होगा ना आपने, कविताएं जब हम बताते हैं बच्चों को तो हम कैसे बताते हैं बच्चों को ना, कविताएं देख देख के बच्चा उस चीज़ को करता है। आप बच्चों को ऐसी कविता पढ़ा रहे हो, आपने बच्चों को कविता को ना कविता पढ़ा रहे हो तो आप बड़े मतलब ऐसे हाव भाव से पढ़ा रहे हो, जैसे कि आपने कोई मतलब छोटे कार्टून टाइप के बच्चे की जैसी होती है, जैसे कि चिड़िया रानी आई यहाँ पर, तो आपने ना बच्चों को बता रहे हो चिड़िया रानी आई यहाँ पर, देखो देखो आई। आप बच्चों को ऐसे बोला तो बच्चे भी क्या है वही चीज़ सीख रहे हैं, तो बच्चे भी वही हाव भाव कर रहे हैं, देखो चिड़िया रानी आई यहाँ पर चिड़िया, तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं अनुकरण कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अनुकरण विधि। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी, या फिर इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण विधि के द्वारा ही सीखते हैं, क्योंकि अनुकरण विधि ही प्राइमरी में चलती है, क्योंकि जैसे आप करोगे बच्चे वैसे ही करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? इसका मतलब क्या है, प्रयोगशाला के अंदर जब विद्यार्थी कोई भी जब विधि का जो अनुसरण करता है, कोई भी कार्य करता है, तो वो कौन सी विधि को सबसे ज़्यादा अनुसरण करते हैं, कौन सी विधि को अपनाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 आगमन विधि। आगमन विधि किसे कहते हैं? जिसके अंदर बच्चा स्वयं से कुछ करता है, स्वयं कुछ कार्य करने के बाद वो नियम बनता है। जैसे कि समझ लो बच्चे ने ये सीखा है कि कोई भी जो चीज़ होती है कि वो नीचे क्यों गिरती है, वो ऊपर क्यों नहीं गिरती है, तो बच्चा क्या है उस चीज़ को देख रहा है कि ना कि अगर मैंने कोई गेंद गिरी है तो वो नीचे धरती पे क्यों गिरी है,
ऊपर क्यों नहीं गई है वो, तो वो क्या है उसमें रिसर्च करेगा, अपने आप से देखेगा। जब वो रिसर्च कर लेगा, खुद से कर लेगा, तब उसे पता चलेगा कि एक गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है कि धरती पे जो है गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो इसलिए क्या उसे इस चीज़ का पता चला, उसे नियम पता चला कि तभी हर कोई चीज़ जो होती है वो नीचे गिरती है, ऊपर की साइड नहीं जाती है। तो वो क्या है, बच्चे ने स्वयं से कुछ सीखा, स्वयं से कुछ किया, उसके बाद वो नियम बना, तो वो क्या है, आगमन विधि है। ऑप्शन नंबर दूसरा है निगमन विधि। निगमन विधि किसे कहते हैं, निगमन विधि उसे कहते हैं जिसके अंदर पहले से नियम बता दिया है कि भाई ये नियम है, आपको इस नियम के अनुसार ही काम करना है। जैसे गणित होता है, पहले आपने नियम बता दिया, फिर नियम के अनुसार ही भाई फॉर्मूला, आपने सूत्र पहले बता दिया है, सूत्र को बताने के बाद आपको इस सूत्र के अनुसार ही क्वेश्चन करना है। तो वो क्या है, जब वो 2+3+x का जो फॉर्मूले से वो पुट करेगा, वो नियम जो बताया आपने, सूत्र बताया, उसी से वो फॉर्मूले से पुट करेगा, फिर वो आंसर निकलेगा, फिर वो बाद में नियम बनेगा। पहले नियम आपको बता दोगे, फिर उसके बाद वो सॉल्व करेगा, तो वो क्या है, निगमन विधि है। ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि किसे कहते हैं हम, प्रदर्शन विधि उसे कहते हैं जैसे कि आप बाहर लेके बच्चे जाते हैं, या बाहर से कुछ प्रदर्शन हो रहा है कि ये ऐसी कलाकृतियाँ बनी हुई है, या ये ऐसा कुछ ना मॉडल, या ये प्रदर्शन के अंदर पिक्चर है, स्लाइड शो है, वो क्या है, प्रदर्शन हो रहा है। तो ये क्या है, कि आप एक स्लाइड शो में हो रही है, कोई पिक्चर से है, कोई चार्ट पेपर से प्रदर्शन हो रही है, तो आप उस विधि के अनुसरण करते हो बच्चे। ऑप्शन नंबर 4 है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि किसे बोलते हैं, जिसमें कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है। जैसे साइंस के अंदर कोई मॉडल बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, आपको बताना है, सोलर सिस्टम के बारे में बताना है कि कैसे ना पृथ्वी के चारों, सूर्य के चारों ओर कैसे मतलब ना सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट विधि का यूज़ करके ही मतलब प्रयोगशाला में करते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों, आगमन विधि। आगमन विधि के द्वारा ही सबसे ज़्यादा प्रयोगशाला की जाती है, क्योंकि देखो साइंस में जितने भी रिसर्च होती है वो क्या है, स्वयं से रिसर्च करते हैं। तभी देखो अगर विज्ञान की जो तरक्की हुई है वो क्या है, वो खुद से तो रिसर्च किया है, वो क्या है, आगमन विधि का करते हैं, वो खुद से रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो नियम बनता है। तो स्वयं से किया गया कार्य जो होता है वो आगमन विधि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7वां, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी। इसका मतलब क्या है, जो प्राथमिक जो विद्यालय है उनमें जो है सबसे ज़्यादा जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे वो कौन सी विधि सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। ऑप्शन नंबर 1 आगमन विधि। आगमन विधि में क्या है, आपने बच्चों को खुद से, जैसे छोटे छोटे आपने देखो प्राइमरी के अंदर क्या होता है, हम बच्चों के ना 4-4 5-5 बच्चों का ग्रुप बना देते हैं, और ग्रुप के अंदर हमें बच्चों को कुछ भी अल्फ़ाबेट सिखाना है, या हम उनको जानवरों के नाम सिखाने हैं, कुछ भी है, तो हम बच्चों को क्या ग्रुप बना देते हैं, और फिर बच्चे से बोलते हैं कि ना आप ना इनके अंदर जो पर्ची है ना वो जानवर निकालो। जैसे कोई भी एक बच्चा कोई जानवर का नाम बोलेगा तो आपको वो निकालना। तो क्या है, आपको सिखाना भी है उसको, और वो बच्चा क्या है खुद से सीखेगा। अगर आप उस बच्चे में किसी बच्चे में मतलब निकालो उसमें बिल्ली, तो बच्चे क्या है पिक्चर को देख के खुद से निकालेगा। तो क्या है, बच्चों को तो जानवर के नाम भी याद होंगे, प्लस क्या है बच्चों को पता भी चलेगा कि ये बिल्ली है, उसको शब्द भी पता चलेंगे, उसको ध्वनियाँ भी पता चलेगी, उसको नाम भी याद होगा, और पर्ची भी निकालना आएगा, और उसको सीखना भी आएगा। तो वो क्या है, वो खुद से स्वयं से करेंगे, जो भी कार्य करेंगे तो उसमें क्या है, वो खुद से करेंगे और खुद से ही वो सीखेंगे। तो वो क्या है, आगमन विधि है। दूसरा क्या है, निगमन विधि। निगमन विधि के क्या है, आपको पहले नियम बता देने हैं सब कुछ, फिर उसके बाद बच्चा उस चीज़ को करेगा, वो क्या है, निगमन विधि है। ऑप्शन नंबर तीसरा है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि किसी है, हम जैसे बच्चे की पहले हम समस्या देखेंगे, और हमने बच्चे को कुछ भी पढ़ाया है और बच्चे को समझ नहीं आया है, तो हम बच्चे की समस्या का पता लगेंगे, आखिर बच्चे को समझ क्यों नहीं आया है, तो हम उसकी समस्या को देखेंगे। अगर हम देखो कक्षा के अंदर 50 बच्चे हैं, तो हम 50 बच्चों को हम 50 तरीके से समझाएंगे, और अगर बच्चे को नहीं भी समझ आएगा ना, तब हम उसकी समस्या को देखेंगे कि आखिर इस बच्चे को समझ क्यों नहीं आ रहा है, तो हम उसको और किसी और तरीके से समझाएंगे। अगर बच्चे को देखो ब्लैक बोर्ड से नहीं समझ आया, तो हम बच्चे को कॉपी से करके हम उसको ड्रॉ करके सब चीज़ करके समझाएंगे। लेकिन क्या है, हम उसको समझाएंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, उसकी समस्या का समाधान करना है। ऑप्शन नंबर 4 है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या होती है कि किसी भी चीज़ के बारे में केवल व्याख्या करना, केवल ना आपने व्याख्या कर दिया, बता दिया है आपको। जैसे देखो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं व्याख्या ही तो कर रही हूँ। मैं आपको एक एक शब्द के बारे में बता रही हूँ, आपको चीज़ को व्याख्या कर रही हूँ, मैं आपको चीज़ को समझा रही हूँ कि ये क्या होता है, ये शब्द क्या होता है।
होता है, तो वो क्या होती है, व्याख्यान विधि होती है। कक्षा में हम बच्चों को अगर कहानी पढ़ाते हैं तो हम उसकी व्याख्या करते हैं, हम उसको बताते हैं। तो इसमें क्या है कि कौन आप सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी में जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? आगमन विधि। क्योंकि देखो इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा बच्चे सक्रिय हैं, इससे ज़्यादा बच्चा ही करेगा। क्योंकि देखो हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ करनी है जिसके अंदर बच्चा खुद से करे। क्योंकि देखो जब तक बच्चा खुद नहीं करेगा ना तो वो चीज़ को सीखेगा नहीं, क्योंकि स्वयं से करने से ही बच्चा सीखता है। तो इसलिए इसकी आगमन विधि हमें छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8वां, राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रभाषा से जो है तात्पर्य नहीं है, ये क्या है, हमसे नेगेटिव पूछ रहा है। देखो पहले ही आपने पढ़ लेना है कि ये नहीं बता पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, देश में अधिकतर लोगों की भाषा। भाई जो राष्ट्रभाषा होती है वो क्या होती है? किसी भी देश में जो सबसे ज़्यादा भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है सरकारी काम की भाषा। क्या वो जो राष्ट्रभाषा होती है वो सरकारी काम की भाषा है? ऑप्शन नंबर तीसरा है जन सामान्य की बोलचाल की भाषा, या फिर जन सामान्य मतलब ज़्यादातर लोगों की जो है ये बोलचाल की भाषा है। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो नेगेटिव पूछ रहा है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा है। इसका जो है राष्ट्रभाषा का मतलब ये नहीं है कि सरकारी काम की भाषा हो, वो तो कोई भी हो सकती है सरकारी काम की। तो देखो कोई भी भाषा के अंदर सरकारी काम की हो सकती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर दूसरा है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें देखो नेगेटिव पूछा है उसने। प्रश्न नंबर 9वां, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। इसका मतलब क्या है? जो गद्य जो है, देखो एक तो होते हैं किताब के अंदर गद्य होते हैं और एक होते हैं पद्य होते हैं। जो पद्य होते हैं आपको पता है वो छोटे रूप में होते हैं, जो गद्य होते हैं गद्यांश बोलते हैं जिसे, जो बहुत बड़े रूप में होते हैं। तो इसका जो प्रभावशाली जो शिक्षण होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर 1 व्याख्या विधि, या फिर क्या कर सकते हैं हम उसके अंदर की व्याख्या को करके हम पढ़ा सकते हैं गद्य को। ऑप्शन नंबर दूसरा है स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण कैसे है? स्पष्टी का मतलब बिल्कुल साफ। देखो गद्य जो होता है उसके अंदर ना भाषाओं का प्रयोग ऐसा होता है कि जब आप के खुद भी पेपर में आता है कि उसमें क्वेश्चन ना एक अलग अलग तरीके से बोले हुए होते हैं, लेकिन क्या है उस गद्य को बच्चों को हमें सिखाना, तो वो हम स्पष्ट करेंगे। स्पष्ट का मतलब एक एक शब्द जो है हम बच्चों को खोल खोल के बताएंगे और एक एक शब्दों का सही बताएंगे कि क्या कहना चाहता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रत्यक्ष विधि। यह प्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं? बिल्कुल जो सामने होती है उस विधि को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों? क्योंकि देखो अगर हमें बच्चों को कुछ भी पढ़ाना है तो हमें बिल्कुल स्पष्टीकरण करना है, बिल्कुल साफ बिल्कुल बताना है कि बच्चे को हर एक बात समझ आए, हर एक वाक्य का अर्थ समझ आए। तो इसलिए क्या है? स्पष्टीकरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10वां, मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र। प्रश्न नंबर 10वां, मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि यह मतलब क्या है? जो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु क्या है? मातृभाषा है। तो वो क्यों है? क्योंकि है ऑप्शन नंबर 1 संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थिर रहती है। मतलब क्या है कि संपूर्ण जो पाठ्यक्रम जो भी आप पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हो बच्चों को वो उसी केंद्र में स्थित होती है, मतलब सेंटर वही होता है मातृभाषा। ऑप्शन नंबर दूसरा है संपूर्ण समाज के केंद्र में, या फिर वो क्या है पूरे समाज के जो केंद्र में सबसे ज़्यादा जो है मातृभाषा बोली जाती है वो उसके केंद्र में रहती है। ऑप्शन नंबर तीसरा है संपूर्ण विद्यालय जीवन का केंद्र है, या पूरे विद्यालय में जितने भी लोग हैं सबका जो जीवन है वो केवल एक मातृभाषा ही उसका मतलब केंद्र है। ऑप्शन नंबर 4 है संपूर्ण बालक जीवन के विकास के केंद्र है, या फिर क्या है पूरे जितने भी बालक जो हम हैं बच्चे हैं उनके जीवन का जो विकास का जो केंद्र है वो मातृभाषा है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि देखो हमें मेन क्या है, बच्चे को हमें पढ़ाना है, तो हमें क्या है उसकी मतलब पुस्तकों से मतलब है, हमें उसको पढ़ाने से मतलब है, हमें उसको समझाने से मतलब है। तो वो क्या है पाठ्यक्रम में मेन इसलिए है क्योंकि देखो अगर आप बच्चे को कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हो तो आप उसको किताबों के अनुसार ही तो पढ़ाओगे, आप जो पाठ दिए उसके अनुसार ही तो पढ़ाओगे। आप उसको कोई किताब से कोर्स से बाहर नहीं लेके जाओगे। आपको जो पुस्तकें दी गई है, जो गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए जो किताबें बनाई है, तो आपको वही पढ़ाना है। तो वो वही मेन है और वही पाठ्यक्रम जो है मेन मातृभाषा में है। तो और मातृभाषा से आप बच्चों को समझा रहे हो तो आपको क्योंकि क्यों समझाना है मातृभाषा में? इसलिए समझाना है क्योंकि हमें बच्चे का शारीरिक भी करना है, मानसिक भी करना है, बौद्धिक भी करना है, उसका हमारे को चिंतन भी करवाना है, हमें सारा विकास करना है। तो इसका जो है संपूर्ण जो मेन है पाठ्यक्रम के जो केंद्र में ही स्थिर रहती है। इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है।
थैंक यू फ्रेंड्स। रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी।